लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस के बारे में, इनहेलेशन एक्सहेलेशन इनके बारे में। अब हम देखते हैं कितना वॉल्यूम हमारा ये जो लंग है ना, दिस कैन अकोमोडेट, और क्या क्या अलग अलग तरह का वॉल्यूम हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं ना। तो सबसे पहले दो तरह करते हैं, एक हम लोग डिफाइन करते हैं लंग वॉल्यूम्स, ठीक है, दूसरा आता है मेरा लंग कैपेसिटीज। ठीक, लंग वॉल्यूम में आपका सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम, नेक्स्ट आता है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरेटरी। अगर आपको स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही है प्लीज ओपन एनसीईआरटी पेज नंबर 271 है ना, उसमें देखिए दिया हुआ है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक, और लास्ट में आपका आ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो पहले हम इन चारों के बारे में बात करेंगे, या लंग कैपेसिटीज में हम आपको बता ही देते हैं। लंग कैपेसिटीज में सबसे पहला आपका आ जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है ना, इसको आईसी बोलते हैं। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम को टीबी बोलेंगे है ना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आईआरवी बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ईआरवी बोलेंगे, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम को हम लोग आरवी बोलते हैं। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसी तरह से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक, उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी है ना, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, एफआरसी, एंड आपका होल लंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, इसको बोलेंगे टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लंग वॉल्यूम से, फिर हम देखेंगे लंग कैपेसिटीज है ना। इतना सारा नाम डरिए मत, समझ जाइएगा, कुछ भी चीज़ नहीं है नाम याद रखना है ना, केवल एक आपका टाइडल वॉल्यूम अलग है और बाकी कुछ भी चीज़ अलग नहीं है, आप एकदम आराम से समझ सकते हैं। अच्छे से समझिएगा, आपको केवल इसका जो ये तीनों का चारों का आपको वॉल्यूम याद करना है, इसका वॉल्यूम आपका हमेशा डिराइव हो जाएगा ना, बस समझिएगा अच्छे से। चलिए, है ना, लिखते भी जाएंगे साथ में। सबसे पहले लिखिए टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर which we normally inspire or expire, which we normally inspire और एक्सपायर। कहने का मतलब है कि मैं जब मैं बैठी हूँ या पढ़ा रही हूँ तो मैं नॉर्मली कुछ अमाउंट ब्रीथ कर रही हूँ, और जितना ब्रीदिंग कर रही हूँ उतना ही ऑब्वियसली छोड़ भी रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि ब्रीदिंग ज़्यादा करूँगी छोड़ूंगी ज़्यादा, या छोड़ूंगी कम ब्रीदिंग ज़्यादा करूँगी, है ना। तो जब हम अनकॉन्शियस रहते हैं, तब अनकॉन्शियस रहते, याद रखना है ना, उसका एक्सरसाइज है, किसी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। जब हम अनकॉन्शियस रहते हैं तब हम कितना वॉल्यूम लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, रेस्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये टाइडल वॉल्यूम आपका 500 ml रहता है, ठीक है, दिस टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml, ठीक है। चलिए,
एक ब्रेथ में, हाँ ये याद रखना कि इन अ ब्रेथ हम कितना नॉर्मली हम एयर इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं रेस्ट में, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं ना। इन अ ब्रेथ द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी इंस्पायर और एक्सपायर, ठीक है, एट रेस्ट। तो दिस इज 500 ml। तो एक मिनट में कितना करेगा आप ही बताओ। हम अभी आपको बताया नॉर्मल आपका ब्रीदिंग रेट कितना है, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट है। तो 500 ml अगर है आपका तो कितना हो जाएगा, 12 5 60 है ना, 6000 ml से लेकर के 16 5 80, 8000 ml तक पर मिनट आप इतना सांस लेते हैं या इतना वॉल्यूम ऑफ एयर छोड़ते हैं। मतलब 6 to 8 लीटर्स पर मिनट आप एयर लेते हैं या छोड़ते हैं ना, दोनों मिला के नहीं बोल रहे हम, या तो इनहेलेशन का बात कर रहे हैं या तो एक्सहेलेशन का बात कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्स्ड, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वेरी सॉरी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, आई एम मेकिंग यू अ ग्राफ, आप ध्यान से समझिएगा, हाँ, आई एम मेकिंग यू अ ग्राफ। ठीक है, ये जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे भी आ रहा है। तो ये जो आपका है ना, ये एक तरफ से सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना ही। हम बोले ग्राफ के ऊपर हम सोचते हैं इनहेल के, ग्राफ के नीचे हम सोचते हैं एक्सहेल के। तो या तो एक्सहेलेशन आप या तो इनहेलेशन, तो हम इनहेलेशन का देख लेते हैं। तो ये जो आपका नॉर्मल इनहेलेशन हो गया, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, आप नॉर्मली सांस लिए छोड़े, फिर आप नॉर्मली सांस लिए, ऐसा तो नहीं कि आप और सांस नहीं ले सकते, कॉन्शियसली आप अपना ब्रेथ और ले सकते हैं ना, जैसे कि मैंने सांस लिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं और सांस ले सकती हूँ, है ना। पर ये जनरली मैं लेती नहीं हूँ, मैं ये सांस एक्स्ट्रा सांस कब लेती हूँ, जब मैं कॉन्शियस हूँ, है ना, व्हेनेवर आई एम कॉन्शियस, तभी मैं ये एक्स्ट्रा सांस लूंगी। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, ये रिजर्व्ड रहता है। हम ये सांस कब लेते हैं, जब हम कॉन्शियसली सोचें या हम एक्सरसाइज करते हैं, तब मेरा ब्रेथ डीप हो जाता है थोड़ा, तब हम ये वाला वॉल्यूम यूज़ करते हैं। ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग में हम सिर्फ टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं या छोड़ते हैं, इसलिए इसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। तो लिख लो इसका फंक्शन, द अमाउंट ऑफ एयर which we can inhale after a normal inhalation या inspiration, after a normal inhalation या inspiration, that is called as inspiratory reserve volume। मतलब नॉर्मली हम एक बार इंस्पायर किए, उसके बाद हम और कितना मैक्सिमम सांस ले सकते हैं, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, ये एक ब्रेथ में 2500 to 3000 ml होता है ना, 25 ml to 3000 ml होता है, ठीक। तो आपका यहाँ से आपका, हम ये देखिए, है ना, हम मानते हैं कि ये आपका टाइडल वॉल्यूम था, यहाँ तक आपका टाइडल वॉल्यूम हुआ, और कुछ अमाउंट ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन जब हम करेंगे तो हम इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ले सकते हैं, है ना। तो दिस इज योर, यहाँ से यहाँ तक जो टाइडल वॉल्यूम छोड़ के हम और कितना एक्स्ट्रा लिए, टाइडल वॉल्यूम छोड़ के हम और इतना एक्स्ट्रा लिए, है ना। तो जो टाइडल वॉल्यूम छोड़ के हम जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर लिए, दिस इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। यहाँ से लेके यहाँ जो एक्स्ट्रा अमाउंट, टाइडल वॉल्यूम यहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हम एक्स्ट्रा लिए, मतलब कि नॉर्मल सांस लेने के बाद जो हम एक्स्ट्रा फोर्सफुल इंस्पिरेशन से जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम ले सके, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम आपका कितना हो गया, दिस इज 500 ml,
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका कितना हो गया 2500 ml से लेकर के आपका 3000 ml। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब इसी तरह से जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वैसे एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगा। क्या उसमें होगा कि आप नॉर्मल सांस छोड़ें, उसके बाद ऐसा तो नहीं कि आप सांस छोड़ नहीं सकते। अभी मैंने बताया फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जिसमें आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स काम करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि एक्सपिरेशन के बाद हम कितना फोर्सफुली और कितना एयर छोड़ सकते हैं अपनी बॉडी से बाहर, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। तो नॉर्मल वॉल्यूम आपका कितना हो गया, इतना आप टाइडल वॉल्यूम इतना नॉर्मली छोड़ते हैं ना इस लिमिट तक। इसके नीचे आप और कितना छोड़ सके, दिस इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो लिखो the amount of air which can be forcefully expired, the amount of air which can be forcefully expired after a normal expiration, है ना। नॉर्मली हम एक्सपायर कर दिए, उसके बाद मेरा कितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहाँ से हो गया आपका, यहाँ से तो होगा नहीं, यहाँ तक तो आपका टाइडल वॉल्यूम है, इस जगह से, है ना। मतलब ये आपका टाइडल वॉल्यूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका कैपेसिटी आपका क्या हो गया 1000 से लेके 1100 ml हो गई। ये डेटा प्लीज याद रखना, है ना। बस यही एक दो चीज़ें जो आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आते हैं कि अब फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी, है ना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी आपका लंग्स में मतलब एकदम जितना आप निकाल सकें, उसके बाद भी आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, एक अमाउंट ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में रह ही जाता है ना। आप कितना भी चाहे आप उस वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। वो उतना वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में रहेगा ही रहेगा। इसलिए उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, RV। वो हमेशा उतना वॉल्यूम ऑफ एयर का रेसिड्यू आपके लंग्स में रह ही जाएगा, दैट इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसके नीचे भी हम मान लेते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ, ये तो हम दिखा रहे हैं अपना इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसके अलावा भी, है ना, इसके अलावा भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, है ना, जो कि आप एक्सपायर नहीं कर सकते, एंड दैट वॉल्यूम इज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना। दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना भी आप चाहे, एकदम जोर से भी आप चाहे, एक्सट्रीम निकाल के भी आप इस एयर को अपने बॉडी के बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। इसका कितना होता है, दैट इज 1100 ml to 1200, आई एम वेरी सॉरी, 1200 to 1300 NCERT में दिया ना। व्हाट इज द NCERT डेटा, इट इज, हाँ नहीं, इट इज 1100 ml to 1200, ठीक है। अलग अलग बुक्स में थोड़ा डिफर करता है ये सब डेटा, लेकिन प्लीज़ आप जो NCERT में लिखा है वही याद करना, क्योंकि वही एग्जाम में है ना। तो आपको कोई डेटा कहीं का, किसी भी साइड बुक का कोई डेटा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ यही डेटा याद रखना है जो आपके NCERT में लिखा है ना। इनफैक्ट मैंने भी NCERT से ही आपके लिए डेटा लिखा है, ठीक है। तो जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है वो कितना होता है, 1100 से लेके 1200 ml तक, ठीक। अब आते हैं हम इस रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का फंक्शन क्या होता है। तो इस रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का दो फंक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद लिखो फंक्शन ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। पहला लिखो, है ना, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई आफ्टर एयर इज एक्सपायर्ड, है ना। जब हम सांस छोड़ दिए तो मेरा एल्वियोलाई से भी मतलब हवा निकल गया, तो ऐसे कोलैप्स कर जाना चाहिए था। तो एक कोलैप्स ना हो इसके लिए एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा आपके एल्वियोलाई में रह जाता है,
ठीक है। आप सोचिए आपने एक बलून फुलाया, ठीक है। आपके लिए बलून फुलाना कब आसान होता है? एकदम स्टार्टिंग में, जब पूरा बलून एकदम कोलैप्स्ड रहता है, या जब थोड़ा हवा भर जाता है उसके बाद आपको उसमें हवा ब्लो करना आसान होता है? आप ट्राई करिएगा, जब उसमें थोड़ा हवा भर जाता है तब उसमें आपको हवा भरने में आसानी होती है ना। तो कोलैप्स चीज़ का टेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो स्टार्टिंग में एक बार मेरे को ज़्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है। तो ये ऑल्वियोलाई अगर मेरा है, उसमें से सारा एयर अगर निकल गया तो वो कोलैप्स कर जाएगा, फिर उसको खोलना बहुत मुश्किल है ना, ये फिर खुलेगा नहीं। तो हमारे बॉडी में ऐसे भी अगर ये खुला हुआ है, अगर ये बंद हो गया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ये वापस से खुले, है ना। न्यू बॉर्न्स को इसलिए रोना काफ़ी ज़रूरी होता है ना। बोलते हैं ना डॉक्टर्स की रोना चाहिए, बच्चा कभी पैदा होता है ना, व्हेन अ न्यू बॉर्न बेबी कम्स, तो फिर डॉक्टर पूछते हैं रोया या नहीं हुआ, उसको रुलाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों रुलाना ज़रूरी होता है? जैसे ही वो आउटर वर्ल्ड में आता है उसके पहले तो वो कभी सांस नहीं लिया रहता है, उसका जो भी न्यूट्रिशन है मदर के ब्लड से ही हुआ रहता है, ठीक है। तो सांस ले, उसको ऑक्सीजन भी मदर के ब्लड से ही डायरेक्टली मिल रहा है, तो उसको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट वो पूरा फ्लूइड मीडियम में रहता है। तो जैसे ही वो बाहर आता है उसको सांस लेना पड़ेगा। अब सांस जब पहली बार लेगा तो उसका एल्वियोलाई जो रहता है ना न्यू बॉर्न का, दैट इज ऑलवेज कोलैप्स्ड, ठीक है, पूरी तरह से कोलैप्स्ड रहता है वो। तो उसको खोलने के लिए बेबी को बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ता है, पूरा प्रेशर लगा के, है ना। तो जब वो रोता है, मेरा बेबी क्राइज, वो इतना, आप रोते हो तो कैसे पूरा हीव करके एकदम जोर से सांस लेके रोते हैं ना, तो उस रोने की वजह से क्या होता है, जो कोलैप्स्ड एल्वियोलाई होता है, जो आज तक कभी यूज़ नहीं हुआ बेबी का, दैट गेट्स ओपन अप, दैट गेट्स बलून अप। और ये एक बार बलून होने के बाद इनको वापस कोलैप्स नहीं होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि बेबी जब जितना रोए स्टार्टिंग के में उतना अच्छा है, क्योंकि उसका एल्वियोलाई उतना ज़्यादा चांसेस है उतना अच्छे से आपका खुल जाएगा, है ना। तो आपके बॉडी में ये सांस जब आप लेते हैं तो एल्वियोलाई हमेशा आपका खुला रहना चाहिए। कोलैप्स होगा फिर वापस से सांस लेके उसको खोलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपका रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा वहाँ पे रहता है, ठीक है। और आप अपना, अभी भी ऐसा नहीं है कि आपका हर एल्वियोलाई खुला रहेगा, बहुत सारे एल्वियोलाई अभी भी आपके कोलैप्स्ड है। तो अगर आपको अपना सांस लेने का क्षमता बढ़ाना है ना, वी वांट टू इंक्रीज द पोटेंशियल कि आप कितना एयर ले रहे हो, आपको अपना ब्रीदिंग रेट कम करना है ना, सांस एक बार में डीप ब्रेथ्स लेना है, ज़्यादा एयर एक बार में लेना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैन एक्सरसाइज। सांस लेने में हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं तो जो बंद एल्वियोलाई होते हैं वो खुल जाते हैं ना, इसलिए बोलते हैं एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीज़न होता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में क्यों रहता है, ठीक है। दूसरा लिखिए, है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर अलाउज, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर अलाउज a continuous exchange of gases, a continuous exchange of gases between the alveolar air, between the alveolar air and the blood, and the blood, है ना। अब आप सोचिए कि मैंने सांस लिया, ऑक्सीजन वाला भरा एयर अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ठीक है। अब आपके बॉडी में कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का ज़रूरत है, तो अगर मैंने सारा एयर अगर मैं बाहर छोड़ दूंगी तो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके कहाँ से जाएगा, पता चला एक बार डिफ्यूज़ हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, फिर हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। तो ऐसा डिसकंटिन्यूस प्रोसेस हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर है, जब तक हम सांस छोड़े फिर दोबारा सांस नहीं लिए तब तक ये एयर वहाँ प्रेजेंट है। तो एयर प्रेजेंट है, उसमें कुछ तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो वो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली आपका ब्लड में जाते रहता है। देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो आपका ब्लड में जाते रहता है। पूरा एयर निकाल देते तो ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं होता। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से आपका वापस से एल्वियोलाई में कंटिन्यूसली निकल के आते रहते हैं। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या करता है, इट एंश्योर्स अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब हम सांस लिए और छोड़े, मतलब सांस हम जब छोड़े और लिए उसके बीच का जो आपका पीरियड होता है उस समय भी दिस रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर अलाउज कि आपका जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है आपके बॉडी में वो चलता रहे। ऐसा तो नहीं है कि मेरा ऑक्सीजन का नीड जब हम एक्सपायर करेंगे और इंस्पायर करेंगे उसके बीच में ख़त्म हो जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना एक्सपायर करेंगे और इंस्पायर करेंगे उसके बीच में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग इंश्योर्स कि आपका ये ना हो, है ना।
तो यहाँ तक ही हम आज ख़त्म करते हैं। लंग कैपेसिटीज़ के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और वो जानने के लिए आप प्लीज़ ये अच्छे से समझिएगा। ये आपको नहीं अगर समझ में आया तो फिर हम आपको लंग कैपेसिटीज़ नहीं बता पाएंगे बाबू, है ना। इसलिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आस्क मी, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी फॉर योर डाउट्स, है ना। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। याद कर लेना इसका वॉल्यूम, है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना उसका ये रहता है और क्या क्या फंक्शन रहता है। नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ पूछ लेना।